अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 303 का लेसन नंबर 8 एंड 9 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। EDU 303 के अंदर जब लेसन 8 तक हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर आकर हम पढ़ेंगे मेथडोलॉजीज़ के बारे में। कौन से ऐसे मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ हो रही है, कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम चाइल्ड डेवलपमेंट पर रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो केस स्टडी मेथड है। अब केस स्टडी मेथड में होता क्या है? केस स्टडी मेथड जो है वो बेसिकली हम किसी भी इंसान लाइक चाइल्ड हो गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, इवेंट्स हो गए, इनका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं केस स्टडी मेथड के अंदर। याद रखिएगा, केस स्टडी मेथड के अंदर हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं किसी भी इंसान का। अब उसमें हम बच्चे को भी लेके आ सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं और इवेंट्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे मतलब इन मैनी वेज द केस स्टडी मेथड हैज़ बीन यूज्ड इन सोशल एंड फिजिकल साइंसेज। सोशल और फिजिकल साइंसेज के अंदर भी केस स्टडी मेथड को काफ़ी अंदाज में यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें केस स्टडी मेथड शुरुआत कहाँ से थी तो हमें पता चलता है कि इसकी हमें ब्रांचेस या इसकी बुनियादें जो हैं वो एंशियंट टाइम्स में मिलती हैं। मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें तो हमारे पास फ्रेड ऐसे एक इंसान है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था केस स्टडी मेथड के ऊपर, और उन्होंने बताया था कि ये केस स्टडी मेथड जो है वो क्लिनिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केस स्टडी मेथडोलॉजी जो होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस करती है। इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को। अब ये जो डेटा है इसे हम एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम केस स्टडी मेथड के अंदर लेके आते हैं। केस स्टडी मेथडोलॉजी जो है इसे हम इट्स नॉट लाइक क्रॉस सेक्शन सैम्पलिंग एंड एक्सपेरिमेंट रिसर्च। इसके अंदर हम बात करते हैं सैम्पल फिनोमेना की। अब सैम्पल फिनोमेना जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि आया उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल या सिक्वेंशियल बेसिस पाई जा रही हैं या नहीं। इम्पॉर्टेंट जी आपके पास आता है केस स्टडी के अंदर टाइप्स। तो इसकी 4 टाइप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट है इलस्ट्रेटिव केस स्टडी, ये हमारे पास प्राइमरी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के तौर पे इस्तेमाल होती है। सेकंड है एक्सप्लोरेटरी और पायलट केस स्टडी। याद रखें एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी, तो वो आपके पास पायलट भी होता है। अब जो एक्सप्लोरेटरी है इसके अंदर हम लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसके बाद ही हमारे पास थर्ड फॉर्म आता है कम्युलेटिव केस स्टडी। अब कम्युलेटिव केस स्टडी जो है इसमें हम इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट की जाती है सेवरल साइट से एट डिफरेंट टाइम, उसकी स्टडी के बारे में बात करते हैं। फोर्थ स्टेप आपके पास आता है क्रिटिकल केस स्टडी। अब क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी जो है ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर हम देखते हैं कि यूनिक इंटरेस्ट है या आपके पास नो इंटरेस्ट होता है जनरलाइजेबिलिटी के अंदर। तो वन बाय वन रिपीट कर लेते हैं। इलस्ट्रेटिव केस स्टडी जो है वो प्राइमरी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होते हैं। एक्सप्लोरेटरी और पायलट केस स्टडी जो होता है ये इसे हम लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं और इसे इम्प्लीमेंट भी लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन पर किया जाता है। थर्ड वन था कम्युलेटिव केस स्टडी। तो कम्युलेटिव के अंदर हम एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन जो कि हम सेवरल साइट्स पे कलेक्ट करते हैं एट डिफरेंट टाइम, उसे यूज़ करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे देखते हैं। और फोर्थ वन था क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी, यानी कि यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं सिचुएशंस को। अब ये वो सिचुएशंस हैं जो कि यूनिक इंटरेस्ट है विद लिटिल, या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी जनरलाइजेबिलिटी के अंदर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सिंपल करेंगे तो हम कहेंगे कि क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी वो होता है कि हम इसमें माइनर से माइनर पर भी फोकस कर रहे होते हैं, यानी कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, पॉइंट वो ऐसे नहीं है कि उन पर सर्च की जाए, लेकिन इस केस स्टडी मेथड के अंदर इस बात पे काफ़ी फोकस किया जाता है। इसके बाद ही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच आती है, दैट इज़ मल्टी मॉडल अप्रोच। मल्टी मॉडल अप्रोच इसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट है इंटरव्यू, सेकंड है ऑब्जर्वेशन, थर्ड है टेस्ट स्कोर्स, एंड फोर्थ वन इज साइकोसाइकोलॉजिकल
मयर्स। अब अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि केस स्टडी मेथड को आप डिफाइन करें, उसके पॉइंट्स बताएं, तो आप बताओगे कि उसके हम रीजनेबल पॉइंट्स बताएंगे कि वैलिडिटी यानी कि वैलिड होना चाहिए, रिलायबिलिटी यानी कि अब रिलायबिलिटी है क्या। अगर हम केस स्टडी के अंदर रिलायबिलिटी को देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो भी फिनोमेना जिसे हमने स्टडी किया है उसके जो मेथड्स हैं वो रिजल्ट सेम ही देते हैं जब भी हम उसे रिपीट करते हैं। स्ट्रेंथ, अब इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाती हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एम्फसाइज ऑन कॉन्टेक्स्ट। अब फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कि जो अप्रोच है वो कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। अब अगर एम्फसाइज देखें तो जब वो फ्लेक्सिबल है तो वो एम्फसाइज करेगी सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट पर। इसकी कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये इनहेरेंट करता है सब्जेक्टिविटी को, यानी कि आप इस पे देखते हो कि कभी कभार ऐसा होता है केस के अंदर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हो सब्जेक्ट को। इवन साइंटिफिक्स जो होते हैं वो इस मेथड के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए जब केस स्टडी पर हम फोकस कर रहे हैं, उसके माइनर से माइनर चीज़ों पे भी पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और रिसर्चर्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी है क्या? इथनोग्राफी बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव टेक्निक है किसी चीज़ को स्टडी या उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जब मैं बात करती हूँ किसी चीज़ को तो ये कल्चर के फॉर्म में आ जाता है। कल्चर या सोशल ग्रुप को समझने और देखने या पढ़ने के लिए एक डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव टेक्निक है इथनोग्राफी। अगर हम देखें इसके रूट्स तो हमें पता चलता है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर से इसे बारो किया गया था। इसमें ऑब्जर्वर जो होता है ना या रिसर्चर जो होता है वो ऑब्जर्व करता है पार्टिसिपेंट्स को फॉर मंथ्स, यानी कि हर काफ़ी टाइम तक वो उसे अपने सामने रख कर उस पर रिसर्च करता है। तो इस एथनोग्राफी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनविजिबल बीइंग। इनविजिबल बीइंग जो है ये बेसिकली अगर हम इसे देखें ना तो एथनोग्राफी की जो स्टडी थी ना ये रिवील की गई थी ईस्ट इंडियन हिंदूज। अब ईस्ट इंडियन हिंदू जो थे ना उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या किया करते थे, अपने बच्चों को कहा करते थे कि आप जी इनविजिबल कैरेक्टर से बात करें, यानी कि उनके नज़दीक था कि छोटे बच्चे जो हैं वो इनविजिबल कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, यानी खलाई मखलूक आप ऐसे कर लो। अगर मैं ऐसे कहूँ कि इनविजिबल कैरेक्टर लाइक जिन भूत चुड़ैलें हो गई, ये सारी चीज़ें उन ईस्ट इंडियन हिंदू जो थे ना वो समझते थे कि उनके बच्चे इनसे बात कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की तरफ देखें ना तो हमें पता चलता है कि वो डिस्करेज करते हैं इस प्रोसेस को। स्ट्रेंथ भी इसकी है, सोशल डिजायबिलिटी हो जाती है। अब इसमें जब इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो ब्लेंड करता है सोशल ग्रुप के साथ, पार्टिसिपेंट बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता लेकिन वो ग्रुप देख रहा होता है सोशल ग्रुप को। इसमें डिटेल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, रिसर्चर गैदर करता है बहुत ज़्यादा मतलब रह कर इंफॉर्मेशन को वहाँ पर। वीकनेस आपके पास आती है सब्जेक्टिविटी। इथनोग्राफिक स्टडी जो है ये सब्जेक्टिव भी होती है और बायस भी होती है, यानी कि आप इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी पाई जाती है। इंटरप्रिटेशंस यानी कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो बार बार क्वेश्चंस कर रहा होता है ताकि समझ सके कि आया प्रॉब्लम है क्या। तो ये था जी लेसन नंबर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से देख लेते हैं लेसन नंबर 9, या ऐसा करते हैं कि इसकी नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।